आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शरातला। लोकसभा 2024 के लिए यूपी फोकस में है और राज्य की 80 सीटों के लिए सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अजय राय को यूपी में पार्टी की कमान सौंप दी है। उनकी नियुक्ति को कई मायने निकाले जा रहे हैं और काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन में है, लेकिन सीट शेयरिंग पर सपा मंथन कर रही है। उधर सब बसपा में भी संगठन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा नेता अखिलेश के तूफानी दौरों के चलते सियासत गर्म हो गई और इसी पर आज करेंगे चर्चा। लोकसभा 2024 के लिए अहम है यूपी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर सबका सबकी नजर है और काफी फोकस इस पर रहने वाला है और चुनाव में खास मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच होने वाला है। आपको बता दें, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रहते हुए अपनी ताकत को भी बढ़ाना चाहती है। खासकर खोए जनाधार को पाने के लिए कांग्रेस मशक्कत कर रही है और तेजतर्रार नेता अजय राय को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस राज्य में अपनी वापसी की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि पार्टी को यूपी जैसे राज्य में मजबूत होना पड़ेगा। तो 80 लोकसभा सीटों पर इस वक्त सभी का फोकस है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, उसके बाद जो दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, तो अब ये सोचना बड़ा मुश्किल हो गया कि ये गठबंधन क्या 2024 तक चल पाएगा। तमाम सवाल हैं आज। और इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से यूपी की 80 सीटों का काफी महत्व है और सभी का फोकस इन सीटों पर है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। चलिए सीधा रुख अश्विनी शाही जी का कर लेते हैं। अश्विनी जी, 2024 में यूपी पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? क्योंकि 80 में 80 सीटों पर आप दाव कर रहे हैं कि हम इन 80 सीटों को जीतेंगे। सबसे पहले क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से पूरी कर ली गई हैं? निशा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयारियों में जो ऊपर से निर्देश आते हैं सब में मशगूल रहता है और हर अपने स्तर का की हर तैयारी वो करता है, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या प्रदेश अध्यक्ष जी हो। पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे सारे कार्यकर्ता इस समय लगे। अभी हमारा महाजनसंपर्क अभियान समाप्त हुआ है लगभग 2 महीने का। अब एक अभियान हमारा चला है, मेरी माटी मेरा देश करके। आपको याद होगा 2013 में हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार जी की मूर्ति बनानी थी, हर घर से गांव से लोहा इकट्ठा किया था और 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी। आज हमारा हर घर पहुंचने का एक वो मिशन बना हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, हर गांव की मिट्टी इकट्ठा करके ले आएंगे और हर घर से चावल इकट्ठा करके ले आएंगे। लगभग 15 करोड़ मतदाताओं में 12 करोड़ मतदाता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और उन तक पहुंचने की हमारी ये मुहिम जो है सबसे कारगर होगी। ये उनसे संपर्क का होगा। अब उसके ऊपर हम आते हैं तो उसके ऊपर माननीय योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लागू हो, चाहे कोरोना की महामारी हो, उसमें माननीय योगी जी का व्यक्तिगत रूप से हर गांव में पहुंचकर और किस तरीके से दवाई पहुंची कि नहीं पहुंची, पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये सब पर ध्यान देना। उस समय से आज तक इस लैंडलॉक स्टेट में वाटरवेज, एयरवेज और रोडवेज, इस सब की जो है बहुतायत करना, किस तरीके से हम लोगों ने लगभग 17-18 वो एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे हैं हम लोग, उसको देखना होगा। बाकी उत्तर प्रदेश में जो मकान देने की बात है, शौचालय देने की बात, जो हमारी योजनाएं हैं, जितनी ये जन कल्याणकारी योजनाएं, इनको माननीय योगी जी के नेतृत्व में घर घर तक पहुंचाकर और इस संपर्क के माध्यम से समाजवादी पार्टी को लगभग नेस्तनाबूद करने की बात करनी है। क्योंकि अभिमन्यु जी की पार्टी तो लगभग 1.25% वोट पर यहाँ सिमट गई है। इन लोगों का अब यहाँ कुछ नहीं रहा। और जो ये इंडी अलायंस बना हुआ है, उसमें देखिए इस तरीके से एक बात कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात, कि उत्तराखंड में अभी वहां पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार लड़ रहा है और समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार लड़ रहा है। तो ये लोग यही विघटन चालू हो गया है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, अभी जो है बहुत सी चीजें बतानी बाकी हैं। समय आप देंगी तो आगे भी बताऊंगा जी।
चलिए ठीक है, लगातार हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो तैयारियां मैं बाद में पूछूंगी, सबसे पहले आप ये बता दीजिए, जो ये गठबंधन है, ये सच में आपका गठबंधन है या खाली हवा हवाई बातें चल रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि हवा हवाई बातें चल रही है। क्या 2024 तक ये चलेगा गठबंधन? निशा जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम्म। देखिए निशा जी, कांग्रेस पार्टी अपने जो मित्र दल है उनके साथ कभी भी बेईमानी नहीं करती है। हम्म। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा थी और तमाम दलों की अपने अपने विचार थे, मांगे रहती थी और नाराजगी भी रहती थी, उन सब में हमेशा तालमेल बना के रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल थे 20, अब आते आते वो 13 रह गए थे। इन्होंने कभी भी एनडीए का नाम ही नहीं लिया। वो तो पटना में मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी ने वो मीटिंग बुलाई और उसके बाद इंडिया के फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आप भी जानती हैं कि किस तरह इन्हें एनडीए भी याद आने लगा और वो 13 दल से सीधा 38 दल हो गए। उनमें कई सारे ऐसे दल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, 7 दल ऐसे जिन पे एक एक सांसद है। तो और चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी, उनके बेटे का देखिए क्या हाल किया हुआ इन लोगों ने, चाहे चाहे देखिए बाला साहब ठाकरे की पार्टी इन लोगों ने तोड़ दी। तो देखिए इन्होंने अपने मित्र लोगों के साथ कैसा सलूक किया है वो सब लोगों के सामने आ चुका है। एनडीए में इनकी पुरानी दल जो साथी था वो टीएमसी भी थी, आज वो उनके खिलाफ है। आज नीतीश कुमार खिलाफ है, महबूब मुफ्ती खिलाफ है और अकाली दल खिलाफ है। आज इनके साथ वो तमाम जो इनके मित्र थे, पुराने साथी थे, वो सब लोग खिलाफ है। आज इनके पास जो लोग हैं वो बहुत बड़े चेहरे नहीं रह गए। अब मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जब यूपीए दल था, जिन लोगों के साथ हमारे घटक दल थे, मित्रता थी, उनसे लगभग ज्यादातर से आज भी हम लोग साथ हैं। अब इंडिया वाले दल हैं, उसमें भी देखिए ज्यादातर यूपीए वाले दल हैं। तो मिलकर हम लोग, जो राज्य की हमारी नाराजगी भी है, जहां जहां लड़ाई भी है, उन मुद्दों को भी साइड रखकर देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश के संसाधनों की रक्षा के लिए और महंगाई, भ्रष्टाचार, ये जो भूख रोटी की आवश्यकता है, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, विकास, किसानी, इन सब मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और वो तमाम विचारधारा वाले दल, अलग अलग विचारधारा वाले दल देश के मुद्दों पर एक साथ बैठे हुए हैं और सब जनता के मुद्दों पर साथ बैठे हुए हैं। जनता ही खुद चाहती है कि भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके खिलाफ लामबंद हुआ जाए, तो इसलिए लामबंद हो गए। चलिए ठीक है, लगातार हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, फोकस 2024 और यूपी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जीतता है नेता, वही दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचता है। बिल्कुल। इसलिए दिल्ली की सत्ता पे अगर आना है तो यूपी को साधना पड़ेगा। बीजेपी या दूसरे दल इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए जो बीजेपी इस समय कवायद कर रही है, जो मिशन 80 के तहत जो कहीं ना कहीं अभी अश्विनी शाही जी बता रहे थे कि गांव से लोहा इकट्ठा किया, गांव से मिट्टी इकट्ठी करेंगे। अश्विनी शाही जी, ये मिट्टी और लोहा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर महंगाई पर काम किया होता, बेरोजगारी पर काम किया होता, यानी बहुत सारी चीजें रह गई जिन पर काम होना चाहिए था। हाँ, योगी आदित्यनाथ इस तरीके से दौरा करते हैं पर्सनली हर गांव में, शहर में, और वहां भी जहां कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता था, मुझे नोएडा याद आ रहा है कि नोएडा में ये होता था कि कोई भी मुख्यमंत्री जाएगा वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगा, इसलिए नोएडा में कोई मुख्यमंत्री आता ही नहीं। लेकिन उन सब मिथकों को तोड़ते हुए नोएडा का दौरा किया और नोएडा में जो विकास हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, इतने सारे लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। मैं तो ऐसा कहता हूं, रोजगार दे दीजिए, उसकी जब में पैसा आएगा, आमदनी होगी, तो वो मकान भी खरीद लेगा, मकान भी बना लेगा, सारे काम कर लेगा। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्हें फ्री राशन देते हैं या तरह तरह के प्रलोभन देते हैं जिससे कि वो आपके साथ बंधा रहे, कभी उसको स्वावलंबी नहीं होने देते। अगर वो स्वावलंबी हो जाएगा, अगर उसे रोजगार मिल जाएगा, तो फिर वो आपका पिछलग्गू नहीं रहेगा, आपका वोट बैंक नहीं शायद जी रहेगा, आ रही हूँ आपके पास। स्वयं सोचेगा और स्वयं फैसले लेगा। अब जो बीजेपी है वो इसी सहारे है कि भी नहीं, जो लाभार्थी वर्ग है कम से कम वो तो वोट करेगा, इसको मकान दिया है, इसको राशन दिया है। तो ये राशन के बदले वोट या मकान के बदले वोट नहीं होना, वोट होना चाहिए काम पर। और काम, देखिए, आम आदमी चाहता क्या, वो चाहता है कि भी गांव का विकास हो,
गांव खोज लेने की बात भी हुई थी, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव खोज लिए, कितने गांव का विकास हुआ। और जैसा कि अभी अश्विनी शाही जी बता रहे थे कि भी 12 करोड़ जनता गांव में रहती है, तो वो 12 करोड़ चाहता क्या है कि गांव में एक अच्छा सा स्कूल हो जहां मेरे बच्चे पढ़ लें, एक छोटा सा डिस्पेंसरी या डॉक्टर हो, जहां बीमार मैं हो जाऊं तो दवा मिल जाए मुझे। कोई बहुत बड़ी आकांक्षाएं अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं अगर सरकार वो भी देने में नाकामयाब रहती है तो फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक। हम्म। सब राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करेंगे। रहा इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, देखिए गठबंधनों का जो इतिहास है बहुत पुराना है इनका, और लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि जब वोट लेना होता है तब सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो यूपीए हो जाए चाहे वो एनडीए हो जाए, और जैसे ही वोट मिल गया आप चुन गए, उसके बाद में सब अपनी अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन रहा, बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन रहा, लेकिन वो गठबंधन कितने दिन चले। और अभी भी जो आप कह रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस वहां न लड़े, तब क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी कांग्रेस, ये संभावना नहीं। राजनीति सबको करनी है और कांग्रेस से सब चाहते हैं कि वो सैक्रिफाइस करे, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़े, वो दिल्ली में चुनाव न लड़े, वो पंजाब में चुनाव न लड़े और वो बंगाल में चुनाव न लड़े। क्या ये संभव है? मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल संभव नहीं। तो जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, आज भी देखिए आप एक दूसरे के खिलाफ, आपने बताया उत्तराखंड में प्रत्याशी उतारे हुए हैं, लड़ रहे हैं, फिर किस बात का गठबंधन है जब अलग अलग ही लड़ रहे हैं? तो गठबंधनों पर प्रश्न खड़े। अभी जैसे समय नजदीक आएगा बहुत सारे गठबंधन बनेंगे, बहुत सारे बिगड़ेंगे, कोई छोड़ के जाएगा, कोई आएगा। ये जो हालात हैं कामों के, उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, बिल्कुल, इसलिए सारी कवायद है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी मुझे कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन बीजेपी का है, दूसरी किसी पार्टी के पास बीजेपी के संगठन की टक्कर का संगठन नहीं, बिल्कुल। बूथ स्तर तक संगठन है। और उसके नेता कार्यकर्ता जब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसी का परिणाम आप देखते हैं कि दोबारा सत्ता में वापसी हुई। ठीक है उपाध्याय जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अश्विनी जी जवाब दीजिए। निशा जी देखिए, मुझे जवाब का देना चाहिए था, लेकिन कुछ मुद्दे उपाध्याय जी ने उठाए जो बहुत ही जनता को जानना भी जरूरी है और बहुत अच्छे अहम मुद्दे उठाए उन्होंने। देखिए उपाध्याय जी, जो हम गांव में माटी इकट्ठा कर रहे हैं और जो हम गांव से चावल इकट्ठा कर रहे हैं, उसका कई कारण है। मैंने कहा ना, 12 करोड़ मतदाता हमारा गांव में, ग्रामीण अंचल में निवास करता है। उस तक हम एक संपर्क बनाने का हम अपने नेताओं के, अभी हमने महाजनसंपर्क अभियान किया और फिर कर रहे हैं, यानी कि वो बराबर चल रहा है। तो रही बात, आपने कहा महंगाई पर बात नहीं किया आपने, महंगाई पर मैं बात करता हूं। 2004 से लेकर और 13 तक सरकार रही है यूपीए की, उसमें मैं सारा वो नहीं करूंगा। 2006 में 6.7% इन्फ्लेशन रहा, 2009 में 12.5% रहा, 2010 में 10.5% रहा, 2013 में 9.5% रहा। एवरेज आया पूरा 8.1% इन्फ्लेशन का। 2014 में हमारी सरकार आई, 5.8% हम लोगों ने किया। सबसे ज्यादा 2020 में कोरोना काल था, 6.2% रहा। कुल मिलाकर 4.7% का हमारा इन्फ्लेशन रेट रहा। अब 8.1 और 4.7 में कितना फर्क है ये देख लीजिएगा। तीसरी बात मैं कहता हूं, आप रोजगार की बात करते हैं। रोजगार में जो मैंने 17-19 रोड प्रोजेक्ट की बात की, एयरवेज की बात की, ये सब में हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो हम रोजगार भी दे रहे हैं। ओडीओपी उत्तर प्रदेश में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हर जगह उसमें जो है एमएसएमई में वहां पर रोजगार सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे स्टार्टअप लगे हैं, उसमें रोजगार सृजन हुआ है। और एक और आपको चीज बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना का लाल किले से उद्घाटन किया, विश्वकर्मा योजना, उसमें सोचिए कि किस तरीके से हम लोग श्रमिकों को, दर्जी, धोबी, नाऊ, जो प्रेस करने वाला है, सबको हम लोग वो काम कर रहे हैं कि उनको रोजगार सृजन हो। वहां पर उनको हम 500 रुपए ट्रेनिंग का दे रहे हैं, जितने दिन करेंगे, उसके बाद 1 लाख रुपए का मैक्सिमम 5% के हिसाब से लोन दे रहे हैं। फिर जब उनका बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगा फिर हम उनको देंगे। उत्तर प्रदेश में ये काम चालू का है। उपाध्याय जी, आपने सवाल लंबा किया था, थोड़ा सा धैर्य रखिए।
और मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जितना काम कर रही, जितना बेहतर, कि आज अन्य प्रदेशों के लोग कह रहे हैं काश हमारे पास भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होता। माफियाओं की जमीन जो लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया था, वहां पर जनता, आम जनता के लिए मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। किसी सरकार में देखा था आपने? नहीं देखा था। तो उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहे हैं, हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं और जनता के बीच में रहकर वहां और पर हम जनता जा ने रहे तो हैं। ये जनता भी के देखा, साथ शाही जी, जनता ने तो ये भी देखा जब माँ बेटी एक जो है घर के अंदर जल जाती हैं, वो चीजें भी किसी से छुपी नहीं है, शाही जी। नहीं, वो एक दुखद घटना थी निशा जी, और मैं मानता हूं, लेकिन उनके आरोपी कहाँ गए ये देखिए जरा, कि त्वरित कार्रवाई हुई। अभी जोधपुर में जो घटना हुई, कहाँ गए? एक नवजात समेत 4 लोगों को जला दिया जाता है, एक बच्ची के साथ अभी रेप किया जाता है, उसके बाद फिर थाने में रेप किया जाता है जाकर वहां, उसके बाद एक सिपाही जब रेप करता है, आज भी पकड़े नहीं गए हनुमानगढ़ के आरोपी। ये कांग्रेस की भी सरकार है और एक उत्तर प्रदेश की सरकार है। आपको अभी मैं बताऊं, 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उत्तर प्रदेश के अखबारों में छपी थी, कि कितनी सजाएं हुई, कितनी जल्दी, मतलब ये पुलिस का जो है और यहाँ के न्यायालय की त्वरित प्रक्रिया है, जो पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना वो काम किया। लगभग 500 से ऊपर लोगों को सजा हुई है 3 महीने के अंदर। तो बहुत चीजें उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बदल रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता स्वच्छ कानून व्यवस्था और बेहतर कानून व्यवस्था पर, बेहतर, हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो चतुर्दिक विकास कर रहा है। चलिए, 5 त्यागी जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। ठीक है, त्यागी जी ठीक क्या है। करेंगे? 2% भी नहीं है, कुछ कहें, जरूर कहना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। लड़की हो लड़ सकती हो का नारा यही देकर और पंजाब में चलिए, जाकर सुन भूल लेते हैं जाती एक है। बार। ठीक है, बोले ठीक बोले। है शाही जी, ठीक है। त्यागी जी, रखिए बात। शाही जी की बातों को सुना तो इनकी बात सुनते हुए मुझे याद आया, वो एक कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ऐसा वो होगा, आप हो देख गया रहे हैं तो या ऐसा। देख रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो कुटीर उद्योग है, जैसे मेरठ का बुनकर उद्योग है, मेरठ का कैंची उद्योग है, सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग है, सहारनपुर का खिलौना उद्योग है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, आगरा कानपुर का चमड़ा उद्योग, बनारस का सिल्क उद्योग और लखनऊ का चिकनकारी उद्योग, ऐसे तमाम जो उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो आज चौपट क्यों हो गए हैं? इसके अलावा अभी सदन में भारत सरकार ने खुद बताया कि 20,000 बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में बंद हो गई, जिसके कारण 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार घट गए। तो ये बताएं, रोजगार आ कहां से रहे हैं? रोजगार तो बन ही नहीं रहे। इसके अलावा ये कहते हैं विदेश से इन्वेस्टमेंट हमने कराया, 10% भी इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। आखिरी में इन्वेस्टमेंट तो पूरा फ्लॉप होता है, विदेश में जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लफाजेबाजी करते हैं, रोजगार आखिरी में रहता नहीं है, इंक्रीमेंट तक नहीं मिल रहा, कोई नई वैकेंसी आती है, पर्चा लीक हो जाता है। वो सब लोगों के सामने कि जिस प्रदेश में जो जीडीपी का कुल 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा पर, वहां 2.5% खर्च हो रहा है। जो चिकित्सा पे खर्च होना चाहिए 7%, वहां 2% खर्च हो रहा है। तो वहां चिकित्सा और शिक्षा की बुनियादी क्या समस्याएं हैं, जब वो ये नहीं जान रहे हैं, तो ये कैसे विकास होगा? जहां गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए हर महीने 15-15 दिन की डेट बढ़ा दी जाती है। मैं गन्ना किसान हूं, पिछले साल का गन्ने का बकाया हम लोगों को नहीं मिला है। छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। गेहूं धान की महज खरीद सरकार जो करती है 6 से 10% खरीद करती है। इसके अलावा इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम मुफ्त बिजली देंगे, सिंचाई की बिजली, ट्यूबवेल की। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने अलग अलग वादे अलग अलग दौर में किए, एक भी वादा इनका आज तक पूरा नहीं हुआ है। ना नई जो रोजगार है उसका सृजन हो पाया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ नौजवान, 6 करोड़ नौजवानों में इनके पास 5 लाख नौकरियां तक नहीं हो पाई पिछले 5 साल में। आखिरकार जब इनके पास नीति नहीं है, तो ये तो राशन की लाइन में लगाएंगे। और खुद प्रधानमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, बड़े शोर के साथ, जोश के साथ कहते हैं कि 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। यानी इन लोगों ने जो मध्य वर्ग था उनको गरीबी रेखा के नीचे ले जाने का काम किया है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि इनके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह से अलग अलग योजनाएं चला के ये लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम करे। और ये तो बड़े खुश होकर बता रहे हैं शाही जी कि हम राशन दे रहे हैं, पक्के मकान दे रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी योजना है, इंदिरा गांधी आवास योजना। आप उसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी योजना। ठीक है अश्विनी जी, चलिए ठीक है त्यागी जी, ठीक है चलिए ठीक है त्यागी जी, ठीक है अश्विनी जी बात रखिए। जवाब मैं देता हूँ। यूपी से निर्यात की बात निशा जी ये कर रहे थे, कहा कुछ हो रहा, सारा उद्योग तो बंद हो रहा, खत्म हो रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद 30,000 करोड़ का इस साल का निर्यात है हमारा, कपड़ों का 15,000 करोड़ का, मीट का 15,000 करोड़ का, चमड़े उत्पाद का 10,000 करोड़ का, आयरन स्टील 6500 करोड़ का, मैकेनिकल संयंत्र 6300 करोड़ का, ऑटो के कल पुर्जे 5600 का, कालीन 5500,
अनाज व दाल 700 करोड़, एल्युमिनियम से बने उत्पाद जो हमारे मिर्जापुर साइड में उधर बनता है, ओबरा साइड में, वो लगभग 5600 त्यागी जी, करोड़ आऊंगे का। आपके पास। ये जो निर्यात हुआ है। और इंदिरा आवास में कितने मकान आपने दिए थे? इंदिरा आवास में क्या देते थे बताइए ना आप, उसमें किस तरीके से क्या होता था? आज वो चीज नहीं दिया जा रहा है। आज आधी आबादी को उसका मालिक बनाया जा रहा है। और हमने जो जितने मकान दिए हैं उसके मकानों का उद्घाटन लगभग 45 लाख से ऊपर मकानों को हम लोगों ने वो दे दिया। और आप लोगों ने अपनी पूरी गिनती कर लीजिएगा, आप 4500 नहीं दिए होंगे। हम 45 लाख की बात कर रहे हैं, अभी 10-15 लाख बन के तैयार है, वो भी देने ठीक की है। हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर काम हो रहा है। ठीक है, त्यागी जी आपके बहुत- पास आऊंगी। लगातार हमारे साथ उपाध्याय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात अभी यूपी की चल रही है, उन 80 सीटों की चल रही है जिस पर सभी का फोकस है, सर समीकरणों की अगर बात कर ली जाए, चुनावी समीकरणों को अगर देख लिया जाए, तो किस तरीके से आपके क्या कह रहे हैं आपके चुनावी समीकरण? देखिए, चुनावी समीकरण बड़े साफ है। अगर इंडिया गठबंधन जो हुआ है और जो उनका एक कमिटमेंट है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, तो मुश्किल हो सकती है। और फिर देखिए, एक और है, अश्विनी शाही जी अभी कह रहे थे कि 8.1% इन्फ्लेशन रेट था महंगाई का, वो 4.7% हो गया। यानी महंगाई आपके पीरियड में आधी हो गई। ये किसी चौराहे पे जाके मत बोल देना। अगर किसी चौराहे पे बोल दोगे तो पब्लिक पर नहीं, आपने चश्मा सुने शाही जी, इसका मतलब ये है हम कि लोगों ने महंगाई, 1200 रुपए गैस भराया है हम लोगों ने, चीनी 50 रुपए 10 साल पहले खरीदा है। हम कहाँ हैं आप तो अनुभवी आदमी है उपाध्याय जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। 25 रुपए क्विंटल थी जब कांग्रेस गई है, आज शाही जी, 31 रुपए क्विंटल है। आपने कहाँ से शाही खरीदी? जी, पेट्रोल जी। डीजल और जो गैस सिलेंडर की आपने बात की, देखिए जब $120 पर बैरल था, इंपोर्ट हो रहा था, तब इतना महंगा नहीं था। और बीच में तो $20 पर बैरल तक आ गया। लेकिन क्या आपने वो फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। एक तरफ आप कहते हैं कि महंगाई आधी रह गई, तो फिर 400 रुपए वाला सिलेंडर 200 रुपए का हो जाना चाहिए था। 40 रुपए लीटर वाला जो डीजल है वो 20 रुपए लीटर में बिकना चाहिए था। क्या बिक रहा है? टमाटर भी अभी 100 रुपए किलो तो चल ही रहा है। आप कहते हैं कि भी इंपोर्ट करने से तो टमाटर भी इंपोर्ट होता है क्या? तो बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं अश्विनी शाही जी। मैं नहीं भी बोलूं, मैं अपना चश्मा उतार भी दूं, मैं कह दूं कि कोई महंगाई नहीं है, क्या जनता मेरी बात का विश्वास करेगी? आप ये मत कहिए, चश्मा मत उतारिए। लेकिन ये है कि कम से कम आप तो हमेशा आज भी निष्पक्ष आप बोले हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो आंकड़े आपने दिए हैं, तो क्या आप 200-250 रुपए किलो दाल अरहर की खरीद कर खाए हैं या नहीं खाए हैं मनमोहन सिंह की सरकार में 10-11 में? तो वो चीजें थी। जी उपाध्याय जी, यानी आप ये कहेंगे महंगाई नहीं है? नहीं, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं महंगाई नहीं है। लेकिन आंकड़ों में जाएंगे तो हम कहते रहे हैं कि हमारा एवरेज 4.7 का है, उनका 8.1 है। और ऑल टाइम महंगाई हमेशा उनके समय में रही है, नरसिम्हा राव जी के समय में रही है। ऑल टाइम ऊपर से 12-13% की महंगाई रही है आंकड़ों में। आंकड़ों से पेट नहीं भरता शाही जी। हर बार कंपेयर क्यों करना शाही जी? हर कर्नाटक बार में जब आंकड़े गिना रहे थे, ठीक है, हर बार तो कंपेयर वहाँ क्यों करना जनता चीजों पूछ को रही थी कि इनका एयर इतना बिल था, क्यों हमारा आके- इतना है? करना पड़ेगा। देखिए, कंपेयर इसलिए करना पड़ेगा कि जो 2004 में अभी उन्होंने कहा ना, मेरे पास तेल के भी आंकड़े हैं कि कितना परसेंट बीपी सिंह के समय में बढ़ा था। और मैं कहता हूं कि जब जितना पर डॉलर जो है जनता ने आपको रिपीट किया है यूपी में, जनता ने आपको रिपीट किया। कम से कम कंपेयर तो मत कीजिए प्लीज। कुछ विश्वास जताया होगा इसीलिए आपको रिपीट किया। तो आप उसकी जगह अगर आप कुछ और चीजें बोले तो वो समझ भी आती है। आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको जनता ने विश्वास करके दोबारा रिपीट किया आपको यूपी में। प्लीज, नहीं, हम जनता के मानक पर खरे उतर रहे हैं, तभी किया है और आगे भी उतरेंगे हम। जी ठीक है। त्यागी जी, क्या लग रहा है आपको? क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे आप लोग, चाहे आप गठबंधन में आ जाएं? कुछ भी क्या लग रहा है कि निशा जी 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जहां 21 सीटें मिली थी, वहां भाजपा को 10 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में। और ये तो 2 दल से बढ़ी हुई पार्टी है, यानी इन्होंने मेहनत करी है। तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत तजुर्बा है, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, भारत जोड़ो यात्रा का भी जोश मिल रहा है। आज हम इनसे कहीं पीछे नहीं। अगर ये हमारे कई राज्यों में सरकारें ना गिराते तो यूपी में क्यों सुपड़ा साफ हो गया? आज हम बराबरी पर है। मैं कहना चाहता हूं, अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि उन्हें गांव-गांव में बच्चा जानता है। और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े तेज तर्रार नेताओं से भी आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सकते हैं, राजनीतिक मुकाबला कर सकते हैं।
और संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार इंडिया दल के जो सांसद होंगे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आएंगे। 80 के 80 हम लोग जीतने जा रहे हैं। इतना बड़ा दावा आप नेशनल वाह। टेलीविजन में कर रहे हैं, आप इतना बड़ा दावा कि 80 की 80 सीटों पर आप लोग आने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा कांग्रेस थोड़ा पार्टी आधार तो बता दीजिए, किस आधार पर 80 सीटों पर आप आने की बात कर रहे हैं, आधार तो बताइए थोड़ा। आप सबके आधार ये है कि आपका कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा था कर्नाटक जीतेंगे, हिमाचल भी नहीं दिखा रहे थे, कैसे जीत गए हम? बताइए क्या आधार था? आप लोग तो पंजाब में भी भाजपा को जिता रहे थे, कैसे आम आदमी पार्टी जीत गई? आप लोग तो दिल्ली में भी जिता रहे थे, कैसे वहां आम आदमी पार्टी जीत गई थी? तो आधार तो वो होता है जो जनता कहती है, जनता के बीच में चाहिए ना, पता लगेगा कि भाजपा से कितनी नाराज है। आज गाँव में जाके इनके नेता पॉलिटिकल सभा भी नहीं कर सकते। पंजाब में मुंह की क्यों खानी पड़ी आप लोगों को? पंजाब में मुंह की क्यों खानी पड़ी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी, अश्विनी शाही जी, अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो फिलहाल मेरे साथ सत्ता का टेम्परेचर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेटवर्क 10।